हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एग्ज़ाम ज्वाइन। आज हम करेंगे मगध राज्य के बारे में। मगध राज्य के बारे में आज हिस्ट्री को हम कवर करेंगे, जिसमें हम इम्पोर्टेंट 3 वंश करेंगे। एक है हर्यंक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। और उसी पॉइंट को हम क्लियर करेंगे जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। अब देख सकते हैं मगध राज्य था वो जो भारत के 16 जनपद थे उसमें में से एक राज्य था मगध राज्य। ठीक है, तो ये भगवान बुद्ध के पूर्व जो इसके राजा थे वो थे ब्रह्मदत्त तथा जरासंध। ये इसके राजा थे जब भगवान बुद्ध का जन्म नहीं हुआ था, उससे पूर्व। और जो इनकी राजधानी थी वो एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट पूछी जाती है। इसकी जो राजधानी थी वो थी गिरिब्रिज थी। गिरिब्रिज जो है इनकी राजधानी थी। और मगध में आधुनिक पटना और गया के ज़िले भी शामिल थे। इम्पोर्टेंट पॉइंट को भी हम करेंगे जो जो मगध राज्य के बारे में पूछे जाते हैं। और इसका जो सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पे मिलता है मगध राज्य का, तो ये मिलता है अर्थवेद में। जितने भी पॉइंट मैंने रेड से हाईलाइट किए हैं ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए आप इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा। मगध राज्य को 5 पहाड़ियों से घिरा नगर भी कहते हैं। तो ये चीज़ था मगध राज्य के बारे में। आगे हम इसका मैप देख सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि 16 जनपदों में से एक था। 600 BC यानी 600 ईसा पूर्व। तो आप देख सकते हैं 16 जनपद थे मगध राज्य के। ये देखिए पूरे 16 जनपद थे, उसमें से एक क्या था मगध राज्य। ये आप देख सकते हैं हाईलाइट, यहाँ पे मगध राज्य है। दूसरे मैप में मैंने डिटेल में समझाया हुआ है, ये देखिए ये है मगध राज्य। तो भारत के जो 16 जनपद थे उसमें से एक था मगध राज्य। और आप देख सकते हैं कौन कौन से हैं। अवंती हो गया, असाका हो गया, कुरु हो गया, मल्ला हो गया, कंबोजा हो गया। तो ये सब थे टोटल 16 जनपद के कुछ पार्ट। उसमें था एक मगध भी था। मगध की हिस्ट्री एग्जाम में ज़्यादा पूछी जाती है, इसलिए हम इसी चीज़ को कवर करेंगे। नेक्स्ट अब आगे आप देख सकते हैं, चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट आगे आप देखेंगे हर्यंक वंश। हर्यंक वंश के बारे में हम कवर करेंगे। पिक में आप फोटो देख सकते हैं। सबसे पहले हर्यंक वंश का जो संस्थापक था वो था बिंदुसार। उसके बाद उसका पुत्र बना अजातशत्रु, उसका उत्तराधिकारी हर्यंक वंश का। उसके बाद उसका पुत्र अजातशत्रु का पुत्र उदयन बना उत्तराधिकारी हर्यंक वंश का। और सबसे आखिरी जो हर्यंक वंश का शासक था वो था नागदर्शक। पहले आप इन चीज़ों को भी ध्यान से देख लीजिए। इन चारों के बारे में हम कवर करेंगे, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन और नागदर्शक। तो चलिए सबसे पहले आज हम देखेंगे बिंबिसार के बारे में। बिंबिसार यह हर्यंक वंश का संस्थापक था। बिंबिसार जो मगध की गद्दी पर कब बैठा, 544 ईसा पूर्व। 544 ईसा पूर्व ये मगध की गद्दी पर बैठा। वे बौद्ध धर्म का अनुयायी था। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जो बिंबिसार था हर्यंक वंश का संस्थापक, वह कौन से धर्म का अनुयायी था। तो वो कौन से धर्म का अनुयायी था, बौद्ध धर्म का अनुयायी था। ये प्रथम राजा था जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया। इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये प्रथम भारतीय राजा था जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया था। बिंबिसार ने राजघरे का निर्माण किया। ये देखिए सीधे क्या एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। ये इसी से कि राजघरे का निर्माण किसने किया, तो बिंबिसार ने राजघरे का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाया। यानी हर्यंक वंश के समय जो उनकी राजधानी थी बिंबिसार के समय हर्यंक वंश की जो राजधानी थी वो थी राजगृह। नेक्स्ट आगे हम करते हैं बिंबिसार के बारे में। बिंबिसार ने मगध पर करीब 52 वर्षों तक शासन किया। बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को हराकर अंगराज्य को मिला लिया था। अंगराज्य को बिंबिसार ने अपने राज्य में मिला दिया था। मगध में जो उनके 16 जनपद थे, 16 महाजनपद मैंने आपने दिखाया आपको, उसमें एक अंगराज्य था। तो बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को हराकर मगध राज्य में अंगराज्य को भी मिला लिया था। महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने किस राजवेद को भेजा था, यह भी एग्जाम में क्वेश्चन बना है। तो राजवेद जीवक को भेजा था बिंबिसार ने महात्मा बुद्ध की सेवा में। बिंबिसार की हत्या उसके ही पुत्र ने कर दी थी, अजातशत्रु ने, 493 ईसा पूर्व। और वह मगध की गद्दी पर बैठा और उसका पुत्र फिर मगध की गद्दी पर बैठा अजातशत्रु। अब हम करेंगे अजातशत्रु के बारे में। जो बिंबिसार के बारे में बस यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। तो मैंने सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके लिए कर दिए हैं कवर, क्योंकि इससे बाहर फिर क्वेश्चन बनता नहीं कोई। आपको और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप ये एक ईजिली तरीके से एक पूरे ट्रस्ट के साथ इस चीज़ को करेंगे। और इससे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने शुरू से एकदम वीडियो अपलोड की है। प्राचीन भारत का इतिहास, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, आप सभी के बारे में डिटेल वीडियो दे सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलिए फिर आगे देखते हैं। अब हर्यंक वंश अजातशत्रु, जिसको बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु बना था हर्यंक वंश का अगला उत्तराधिकारी।
अजातशत्रु का उपनाम एग्जाम में पूछा जाता है ये, तो अजातशत्रु का उपनाम कुणिक था। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बनता है कुणिक किसका उपनाम था, तो था अजातशत्रु का। वह प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था। यह प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था। अजातशत्रु की महान घटना कौन सी थी? महात्मा बुद्ध का महानिर्वाण प्राप्त होना अजातशत्रु की इसके समय की महान घटना थी। यानी जब इनकी मृत्यु को ही कहा जाता है महानिर्वाण प्राप्त, तो इनके समय अजातशत्रु के समय में ये एक महत्वपूर्ण घटना जो एग्जाम में पूछी जाती है। महानिर्वाण प्राप्त हुए थे 483 ईसा पूर्व। गौतम बुद्ध, महात्मा बुद्ध की अस्थि प्राप्त कर अजातशत्रु ने राजगृह की पहाड़ी पर स्तूप का निर्माण करवाया था। उनकी अस्थि प्राप्त कर अजातशत्रु ने क्या किया था? स्तूप का निर्माण करवाया था राजगृह की पहाड़ी पर। अजातशत्रु ने लगभग 52 वर्षों तक मगध पर शासक किया था। तो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन कौन से हो गए? देखिए, उसका उपनाम कुणिक था, जैन धर्म का अनुयायी था, और ये एक महत्वपूर्ण घटना। तो ये है इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आगे हम देखेंगे अब इसकी बौद्ध सभाएं देख सकते हैं आप। प्रथम बौद्ध संगीत राजगृह में हुई थी अजातशत्रु के शासनकाल में। यह भी एक इम्पोर्टेंट घटना मानी जाती है अजातशत्रु के शासनकाल में। तो ये प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था, वह हुआ था राजगृह में अजातशत्रु के शासनकाल में। दूसरे बौद्ध संगीत का आयोजन वैशाली में कालाशोक के शासनकाल में। तीसरे बौद्ध संगीत का आयोजन पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में। चतुर्थ यानी चौथे बौद्ध संगीत का आयोजन कुंडवंड में कनिष्ठ के शासनकाल में। तो ये 4 बौद्ध सभाएं हुई थी जिसकी मैंने आपने डिटेल में आपको बता दिया किसके किसके शासन काल में हुई और कौन से स्थान पे हुई। नेक्स्ट आगे करते हैं हरियंक वंश। हरियंक वंश यानी अजातशत्रु का पुत्र था। ये कौन? उदयन था अजातशत्रु का पुत्र। हम इसके बारे में करेंगे। 461 ईसा पुत्र अपने पिता की हत्या कर, अपने पिता की यानी अजातशत्रु की हत्या कर उदयन क्या मगध की गद्दी पर बैठा। वह जैन धर्म का अनुयायी था। उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की। मोस्ट इंपॉर्टेंट, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? उदयन ने, जो गंगा और सोन नदियों के पर स्थित था। यानी गंगा और सोन नदियों के पर यह स्थित था पाटलिपुत्र। तो एग्जाम में ये जरूर क्वेश्चन बन सकता है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? तो ये उदयन ने की थी। नेक्स्ट आगे आप देख सकते हैं अगला हरियंक वंश का अंतिम शासक। हरियंक वंश का अंतिम शासक नागदर्शक था। वह उदयन का पुत्र था। चारों मैंने आपको कवर करा दिए हैं हरियंक वंश के बारे में। वह विलासी और निर्बल था। वह विलासी और निर्बल था यानी ये कुछ बहादुर नहीं था। ये जो इसका नागदर्शक जो राजा था ये ज़्यादा कोई बहादुर नहीं था, वो निर्बल एक शासक था। शासन में यदि शासन स्तर में सुशीलता के कारण उस असंतोष बना रहा जनता में, क्योंकि वह एक निर्बल शासक था। निर्बल यानी बहादुर नहीं था, बिल्कुल कायर था। राजद्रोह कर उसका जो सेनापति था शिशुनाग, वह मगध की गद्दी पर बैठा, तो उसने शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। तो ये अब आगे हम करेंगे शिशुनाग वंश के बारे में। उसका जो सेनापति था नागदर्शक का, जिसका नाम था शिशुनाग, वह राजद्रोह कर शिशुनाग वंश की उसने स्थापना की और वह मगध की गद्दी पर बैठा। इस प्रकार जो हरियंक वंश है वो समाप्त हो गया। तो अब आगे हम करेंगे शिशुनाग वंश के बारे में। हरियंक वंश के बारे में जितना मैंने आपको कराया एक ट्रस्ट के साथ आप करेंगे, एग्जाम में आपको यही पूछा जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करें। आप पूरी वीडियो देख के तो चले जाते हैं लेकिन ना आप कोई लाइक करते हैं ना इसे शेयर करते हैं। तो अब आपसे रिक्वेस्ट है कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट आगे करेंगे शिशुनाग वंश के बारे में। शिशुनाग वंश के बारे में हम करेंगे। शिशुनाग वंश का जो शासक था एक कालाशोक, शिशुनाग था और कालाशोक। इसके बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट है शिशुनाग वंश के बारे में। शिशुनाग के बारे में बस 2 ही ज़्यादातर पूछे जाते हैं। मैंने आपके 3 इस हिसाब से किए करवाए हैं, तो जो मैं आपको इस वीडियो में कवर करवाऊंगा। तो आप देख सकते हैं शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश का जो संस्थापक था वो शिशुनाग ही था, जैसे मैंने आपको बताया। तो शिशुनाग ने 412 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। महावंश के अनुसार वह लिच्छवी राजा की वेश्या पत्नी से उत्पन्न हुआ था। पुराने के अनुसार वह क्षत्रिय था। ये चीज़ आपने याद रखनी है, वह एक क्षत्रिय था। शिशुनाग एक शक्तिशाली शासक था। उसने राजगृह के अलावा वैशाली को भी अपनी राजधानी बनाया। उसने राजगृह के अलावा वैशाली नगर को भी अपनी राजधानी बनाया था। उसकी मृत्यु 314 ईसा पूर्व में हो गई थी शिशुनाग की। नेक्स्ट आगे आप देख सकते हैं कालाशोक। उसका पुत्र शिशुनाग का पुत्र कालाशोक मगध राज्य की गद्दी पर बैठा था। तो नेक्स्ट आगे आप देख सकते हैं शिशुनाग का पुत्र कालाशोक शिशुनाग वंश का अगला उत्तराधिकारी बना, जो कि उसका पुत्र था।
महावंश में इसे कालाशोक, महावंश में इसे कालाशोक तथा पुराणों में काक वर्णन कहा गया है। तो ये चीज़ें एग्जाम में पूछी जाती हैं। महावंश में इसे कालाशोक तथा पुराणों में इसे क्या गया है, काक वर्णन कहा गया है। तो पुराणों में क्या कहा गया, काक वर्णन। कालाशोक के शासन में 2 प्रमुख घटनाएं कौन कौन सी थी। दूसरे बौद्ध संगीत का आयोजन, जैसे मैंने आपको अभी कुछ देर पहले ही चारों बौद्ध संगीत के बारे में बताया है। तो दूसरे बौद्ध संगीत का आयोजन कालाशोक के शासनकाल में हुआ था, और यह दोबारा मगध की राजधानी को हटाकर वैशाली से पाटलिपुत्र ले गया था। यह भी इंपॉर्टेंट है कि ये डायरेक्ट ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि ऐसा कौन सा राजा था जिसने मगध से अपनी राजधानी को वैशाली से अपनी राजधानी को हटाकर पाटलिपुत्र वापस ले गया था। तो वो था कालाशोक। इसकी हत्या महापद्मन नामक व्यक्ति ने चाकू मारकर कर दी थी। महापद्मन नामक व्यक्ति ने कर दी थी। तो अब नेक्स्ट आगे हम करेंगे महापद्मानंद वंश के बारे में। तो इससे करेंगे हम नंद वंश का काल, जिसे कहा जाता है कि इसके जो संस्थापक थे वो थे महापद्मानंद, थे नंद वंश के संस्थापक। तो इसके बारे में हम कवर करेंगे, जिसके 2 इम्पोर्टेंट राजा थे, एक महापद्मानंद जिसने जो संस्थापक थे, एक थे घनानंद। इनके बारे में हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं नंद वंश का संस्थापक महापद्मानंद था। महापद्मानंद ने निकटवर्ती सभी राज्यों को जीतकर एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी, जिसके मगध राज्य के इर्द गिर्द जितने भी राज्य थे, मैप में आपको मैंने दिखाया भी है। तो उसने सभी निकटवर्ती राज्यों को जीतकर मगध राज्य में मिला लिया था। महापद्मानंद को केंद्रीय शासन पद्धति का जनक भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। केंद्रीय शासन पद्धति का जनक किसे कहा जाता है, महापद्मानंद को कहा जाता है। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कर इससे शासन काल में किया था। यह भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। महापद्मानंद के शासन काल में ही सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। नंद वंश का जो अंतिम शासक था वो था घनानंद था। जो घनानंद था वो काफ़ी लालची शासक था, और वो अपने प्रजा के अलावा और सब चीज़ों पर उसका ज़्यादा ध्यान था, यानी भोग विलास, इन सब चीज़ों में, धन के बारे में। तो इन सब चीज़ों में लालची होने के कारण इसका जो शासनकाल है घनानंद का, ज़्यादा देर तक नहीं चल पड़ा। और घनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित किया और मगध पर मौर्य वंश की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने, ये तो आप सबको मोस्टली पता ही होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। तो ये थे कुछ हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं, जिसमें मैंने आपको टोटल हर्यंक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश, टोटल तीनों चीज़ को कवर करा दिया है। और यही एग्ज़ाम में पूछे ही जाएंगे, क्योंकि बार बार एग्ज़ाम में यही रिपीट होते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसे लगी, इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स।